नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आरजे राघव। स्वागत करता हूं आप सभी का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में, जिसमें हम मुलाकात करते हैं अपने ही अंचल के किसी खास मेहमान से। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर हरीश कुमार गुप्ता, जीएम फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट GISPL में। आज हम आपसे जानेंगे फाइनेंस के विषय में, अकाउंट्स के विषय में, कौन कौन सी जिम्मेदारियां होती हैं एज ए अकाउंटेंट, एज ए जनरल मैनेजर। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और स्वागत करते हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर हरीश कुमार गुप्ता जी का। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो धूम के खास प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे में। धन्यवाद। गुप्ता जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आप सीए हैं फाइनेंस और अकाउंट डिपार्टमेंट में GISPL में, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आप कब से इस क्षेत्र में हैं। मैं इस क्षेत्र में 2006 से हूँ। इसके पहले मैंने CA है ICWA, जो आज की डेट पे CMA बोला जाता है, MBA दिशा और BCom किया हुआ है। मेरी शुरुआत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से हुई थी, KM जैन एंड कंपनी भिलाई से जी। उसके बाद मैंने BHL ज्वाइन किया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड झांसी। उसके बाद मैंने टॉपवर्थ ग्रुप ज्वाइन किया, टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। टाटा ग्रुप में कई कंपनीज और कई लोकेशंस पे मैंने काम किया। उसमें बॉम्बे हाउस एक लैंडमार्क है और वहाँ पे हर किसी का सपना होता है बॉम्बे हाउस में काम करने का, मुंबई में, जहाँ मैंने अपनी सेवा दी है। उसके बाद मैं JSW ग्रुप, सज्जन जी के कंपनी या उनके ग्रुप में मैं अटैच हुआ और मैं JSW जयगढ़ पोर्ट ज्वाइन किया एज ए CFO। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे रायगढ़ में मेरा ट्रांसफ़र हुआ और मैं 2018 से यहाँ रायगढ़ में हूँ और आज की डेट पे मैं यहाँ पे एज ए GM कार्यरत हूँ। मूलतः आप कहाँ से हैं? मूलतः मैं नेटिव प्लेस हमारा यूपी का है, लेकिन मैं शुरू से मेरा जन्म यहीं छत्तीसगढ़ में हुआ है, महासमुंद डिस्ट्रिक्ट में। और मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे और मेरे जो माता पिता है वो भिलाई में रहते हैं और पिताजी एक्स एम्प्लॉई है सेल के। अच्छा, आप एक कंपनी में CA हैं, आप GM हैं, तो एक जो नॉर्मल CA होते हैं जहां से हम ITR फाइल करवाते हैं, बहुत सारे उनके कामकाज होते हैं, कंपनी में जाने के बाद कितना अंतर आ जाता है दोनों के कामों में? देखिए, ITR फाइल करना, ऑडिट, ये सब जो चीज़ है, ये क्षेत्र जब आप प्रैक्टिस में रहते हैं तब ये आपको करने पड़ते हैं। हम जब कॉर्पोरेट में रहते हैं तो हमें एक कंपनी, एक उद्यम जो रहता है उसको रन करना रहता है और उसको जब चलाने के लिए हमें फाइनेंस और अकाउंट्स की तरफ से जो योगदान देना है वो हम देते हैं, जिससे जो उद्यम है वो निरंतर प्रोग्रेस करते रहे और उसके साथ में उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या जो लाभ है वो लाभ हमें हमेशा मिलते रहे और उचित मार्गदर्शन जो टेक्निकल टीम है उस फाइनेंस डिपार्टमेंट देते रहता है। और जो भी लॉस में चेंजेस होते हैं वो फाइनेंस और अकाउंट्स उसको इंश्योर करता है कि ये सब चीज़ कंपनी में लागू हो और उसका पालन हो जाए। क्या क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं इसके अतिरिक्त आपकी? इसके अतिरिक्त हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो हम कंपनी का बनाते हैं, साफ़ सुथरा बनाएं और कंपनी के हित में बनाएं। हित का मतलब ये है कि जो नियम और कानून का दायरा है उसके अंतर्गत हम कंपनी को कितना फ़ायदा पहुंचा सकते हैं उसका हम ध्यान रखें। दूसरा है जो हमारी कंपनी या जो हमारी इंडस्ट्री चल रही है उसे हम मार्गदर्शन इस तरीके से देते हैं कि जहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है, लागत कैसे कम हो या हम किस तरीके से अपनी आय को बढ़ाएं, जिससे हमारी जो कंपनी है या हमारा उद्यम है वो अच्छे से ग्रो करे और पूरे जो इंडस्ट्री है उसमें हमारी कंपनी का नाम हो। बहुत बढ़िया आप जानकारी दे रहे हैं। और यदि आपने अभी रेडियो धूम ट्यून किया है तो हम आपको बता दें, अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर हरीश कुमार गुप्ता। आप CA हैं, GM हैं GISPL में और हम आपसे बात कर रहे थे फाइनेंस की, अकाउंट्स की। आपने अलग अलग जिम्मेदारियों के बारे में बताया, रोल्स के बारे में बताया और अधिकतर हम देखते हैं कि
मार्च क्लोजिंग का जब समय आता है तो बहुत हैवी काम हो जाता है आप लोगों के लिए, तो हमेशा इतना ही काम रहता है कि मार्च में ही इतना होता है? नहीं, देखिए, पहले के समय में मार्च क्लोजिंग का टेरर रहता था, लेकिन अभी हमारा जो बड़ी कंपनियां हैं वो क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करती है। अच्छा। उनमें से हमारी, क्योंकि पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो ये भी क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करती है। तो एक क्वार्टर क्लोजिंग आप ये मान के चलिए कि एक जो शादी की तैयारियां हैं उस तरीके से हम करते हैं। और बोर्ड मीटिंग हमारा शादी का दिन रहता है और पूरी तैयारियां होती, लास्ट मोमेंट तक कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। और बोर्ड मीटिंग जब होती है तो वो समापन होता है हमारी पूरे जो भी क्वार्टर से रिलेटेड जितनी एक्सरसाइज हमने की है उसका समापन होता है। और बोर्ड मीटिंग में उसको अप्रूव किया जाता है, जो भी हमारे द्वारा कार्य किए गए हैं और जो रिजल्ट्स हम बोर्ड को लेके गए हैं वो सब अप्रूव बोर्ड करता है। तो अधिकतर ऐसा होता है कि काम काज तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दो चीज़ होती हैं काम करते समय, एक होता है प्लानिंग, दूसरा होता है उसका एग्जीक्यूशन। हम सोचते बहुत कुछ हैं मगर हो नहीं पाता है। तो आपका सोचने का तरीका क्या रहता है? कैसे आप प्लानिंग करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और यदि कुछ गलतियां होती है तो प्लान बी कैसा रहता है आपका? देखिए, जो मैनेजर्स बैठते हैं, जो एक ग्रुप होता है मैनेजर्स का, उसको वो मैनेज करता है, वो मैनेजमेंट कहलाता है। तो मैनेजर्स का काम ही है कि क्योंकि जो आप प्लान करते हैं जरूरी नहीं है कि एक्चुअल में वो चीज़ हो। ये दोनों के जो बीच का जो गैप है वो एक मैनेजर का काम है उसको फिलअप करना, और उसी में ही वो एक सीमित दायरे में वो डिसीजंस लेता है और अपनी तरफ से ये प्रयत्न करता है कि जो हमने प्लान किया है वही एग्जीक्यूट हो। और इस बीच में जो भी तकलीफ़ें आती हैं या जो भी मुश्किलात आते हैं तो जो मैनेजर रहता है वो उससे जूझता है और जूझ के सफल होता है, और जो प्लान को एग्जीक्यूशन या जो एक्चुअल पे लेके जाता है। आप खुद एक मैनेजर हैं, तो आपकी टीम में कितने लोग हैं? मेरी टीम में 6 लोग हैं। तो सबके अलग अलग कार्य होंगे, लीड आप करते हैं? जी, लीड मैं करता हूँ, लेकिन अभी जो हम 6 बोलने से होता नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे 6 लोग तो हम रिपोर्ट ही है, लेकिन आप जब सीनियर लेवल पे रहते हैं तो आपको सिर्फ एक जगह मतलब आपके जो ट्रांजैक्शंस होते हैं एक जगह नहीं होते, आपको सबसे डील करना पड़ता है। तो मैनेजरियल स्किल आपको हर लेवल पे दिखानी पड़ती है, चाहे वो आपका सबऑर्डिनेट हो, आपके बॉस हो, आपके पीयर्स हो, और साथ में जो एक्सटर्नल पार्टीज़ है जैसे आपके जो वेंडर्स हैं और आपके जो कस्टमर हैं, आप सबसे डील करते हो। तो ये जो चीज़ें रहती है एक मैनेजर को करनी पड़ती है। अधिकतर हम प्लांट में देखते हैं एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, उसमें बहुत सारी लागत लगती है, और आप अकाउंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट से हैं तो आपको तो हर तरह का देखना पड़ता होगा, सेल्स डिपार्टमेंट से लेकर के प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट आ रहा है। तो आप एक एक को देखते हैं कि पूरा अपना कार्य क्षेत्र बांट दिए हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितना खर्चा होगा वो एक व्यक्ति देखेंगे, और सेल्स डिपार्टमेंट में जितना होगा, बायर्स भी रहते हैं, या कुछ लॉस वगैरह होते हैं, उसके बारे में यदि आप हमें कुछ बताना चाहें तो? देखिए, ये कोई भी उद्यम है तो उसके साइज के ऊपर में रहता है। अब जो छोटे साइज के उद्यम हैं वो एफर्ट नहीं कर सकते कि हर चीज़ के लिए एक एक डिपार्टमेंट खोले। जो बड़े उद्यम है वो एफर्ट कर सकते हैं। तो आपका उद्यम किस साइज का है उसके बेस पे रहता है। हालांकि हर जगह सेक्शंस रहते हैं, हो सकता है कि 2-3 सेक्शन एक ही आदमी संभाल रहा हो छोटे उद्यम में, और बड़ी जगह में अलग अलग आदमी या एक पूरी टीम अलग अलग टीम सेक्शन संभाल रही है, तो वो उद्यम के साइज के ऊपर में रहता है। अब जो रहा कि फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या सेक्शंस रहते हैं नॉर्मली, तो एक रहता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट, जो डे टू डे जो लागत आ रही, जो आपने पूछा था कि क्या लागत आ रही कैसे हम देखते हैं, तो डेली हम जो प्लांट में जितने प्रोडक्शन हो रहे हैं, जितने खर्चे हो रहे हैं, वो सब का लेखा जोखा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट रखता है, और डेली एक कॉस्टिंग बताता है कि आज का मतलब जो कल का कॉस्ट आज बताया जाता है और ये हमारा कल का कॉस्ट है करके। उस बेसिस पे मैनेजमेंट डिसीजन लेता है कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट का क्या रेट चल रहा है और ये हमें मुनाफा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, या हमें कोई और डिसीज़न लेना है, बिजनेस डिसीज़न, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी हो।
दूसरा है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, जो काम करता है कि रेगुलरली सब चीज़ की रिकॉर्डिंग करता है। जो कंपनी में जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको वैल्यू के फॉर्म में अकाउंट्स डिपार्टमेंट कैप्चर करता है और उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपका मंथली बनता है और क्वार्टरली इसका ऑडिट होता है। बड़ी कंपनी में, छोटी कंपनी में आपका साल में होता है। तो इसको ऑडिटर्स आके चेक भी करते हैं। अकाउंट्स के अलावा होता है सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स डिपार्टमेंट जो हम सेल्स करते हैं उसके जो सेल्स ट्रांजैक्शंस हैं, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट जो इशू करने हैं कस्टमर के साथ में, जो भी रिबेट है, डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, जो भी चीज़ें हैं उसको कैप्चर करता है और जो क्रेडिट मैनेजमेंट है वो मॉनिटर करता है। फिर आते हैं हम पेबल साइड में। पेबल भी एक बड़ा एरिया है जहाँ पे जो वेंडर्स हैं हमारे, वो वेंडर्स को उनका पूरा लेन देन जो है वो मैनेज होता है और उसमें भी अलग अलग रहते हैं। रॉ मटेरियल अलग रहेगा, आपका स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल अलग रहेगा, सर्विसेज जो अलग रहेंगे, जो पेरोल रिलेटेड पार्ट है। फिर उसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका अलग रहेगा। तो ऐसे ऐसे पेबल में भी अलग अलग वर्टिकल्स रहते हैं छोटे छोटे। और उसके अलावा है MIS जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये रेगुलरली मैनेजमेंट को डेली, मंथली, क्वार्टरली अलग अलग टाइप के MS बनते हैं जो मैनेजमेंट को जाता है। और ये जो टॉप मैनेजमेंट है इसके बेस पे डिसीजंस लेते हैं कि हमें आगे कैसे काम करना है और क्या बदलाव करना है। बहुत बढ़िया आपने बात बताई। और आगे की बात की तो आगे आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बारे में, उनकी जिम्मेदारियों के बारे में, कॉस्ट के बारे में। अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपने जैसे अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बताया कि आपने BCom किया, MBA किया, ICW किया। तो शुरुआत से तो ये आप तय कर चुके थे कि मुझे फाइनेंस के क्षेत्र में जाना है। तो एक होता है सीधे MBA करके हम इसमें आ गए, और एक CA की पढ़ाई भी अपने आप में बहुत कठिन होती है। तो हैं तो एक ही तरीके के, मगर थोड़ा थोड़ा इसमें अंतर है। तो आप उसके बारे में यदि हमें और हमारे श्रोताओं को कुछ बताना चाहें तो। जो CA ICW के पहले मैं कुछ और भी बताना चाहूँगा कि जब मैं 10th पास हुआ था तो मेरे मार्क्स अच्छे आए थे। तो उस टाइम मेरे मन में ये आया कि मैं कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, साइंस लूँ। तो मैं कुछ दिन साइंस में बैठा, बायो मैथ्स में, फिर कुछ दिन कंप्यूटर साइंस में बैठा, फिर कुछ दिन कॉमर्स मैथ्स में, फिर कॉमर्स हिंदी में बैठा। सो अलग अलग मैं जो वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल थे स्कूल में, और मेरे अटेंडेंस 2 महीना लगी ही नहीं इसी चक्कर में। फिर मुझे ये लगा कि नहीं, मैं कॉमर्स के लिए बना हूँ। फिर मैंने कॉमर्स मैथ्स लिया 11th में, और उसके बाद से जो मेरी कॉमर्स की जर्नी चालू हुई तो आज तक चल रही है। 12th करने के बाद में शुरू से मेरे मन में था कि मैं CA करूं। तो मैं शुरुआत में CA फाउंडेशन किया, फिर CA इंटर, CA फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ मेरा। फिर मेरे पिताजी जो हैं वो भी ICW करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। एक दिन मुझे उनका आई कार्ड मिला तो मैं पूछा ये कहाँ से क्या है, तो बोले मैं कोशिश कर रहा था लेकिन जो पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण मैं नहीं कर पाया। तो बोले कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ करके। फिर मैं ICW में भी इनरोल हुआ, ICW फाउंडेशन क्लियर किया, ICW इंटर फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया, ICW फाइनल फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया। साथ ही साथ मेरा CA भी क्लियर हुआ। जब CA क्लियर हो गया उसी बीच में मैं MBA डिस्टेंस लर्निंग ICFI ज्वाइन किया। MBA मेरा 2006 में हुआ। तो मुझे क्या पढ़ने की शुरू से काफ़ी आदत थी, तो फिर मैंने दिशा डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, जो CA पास हो जाते हैं उनके लिए पोस्ट क्वालिफिकेशन ये डिप्लोमा कोर्स होता है, स्पेशलाइजेशन है ये। सो इसको भी मैंने नौकरी में रहते हुए 2011 में विथ 85% मार्क्स सिक्योर करके मैं कंप्लीट किया। सो ये मेरी एक छोटी जर्नी थी एजुकेशन की। आप तो 85% ले आए थे। एक समय था कि यदि ये लोग 45% भी पा जा रहे थे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आपने जैसा कहा कि कॉमर्स आप बहुत समय के बाद लिए, शुरू में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि मैथ्स लें कि बायो लें कि कॉमर्स लें। तो पहले आपने मैथ्स लिया, फिर बायो लिया। तो कैसे एकदम से निर्णय लिया कि कॉमर्स ही जाना है? किसी के दबाव में कि किसी के सुझाव में
कि खुद ही अपने आप फीलिंग आ गई कि अकाउंट डिपार्टमेंट में ही जा कर के मेरा करियर बन सकता है? नहीं, ये सब चीज़ के लिए मैं काफ़ी ब्लेस्ड था कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो कभी भी मुझ पे दबाव नहीं डाले। तो मैं 2 महीना जो था, मैं 2 महीने में खुद को मेरी पसंद क्या है मैं वो जानना चाह रहा था कि मैं कोई गलत डिसीज़न तो नहीं ले रहा हूँ। इसके लिए मैंने 2 महीना 15-15 दिन हर जो अलग अलग जो वर्टिकल्स थे उस टाइम, उसमें मैं जाके क्लास में पीछे बैठ जाता था, सुनता था, फिर खुद सोचता था कि ये मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ। फिर कुछ दिन बाद जब 2 महीने बाद मुझे लगा नहीं, मुझे कॉमर्स ही लेना चाहिए, तो फिर मैं कॉमर्स लिया। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने सही विषय का चुनाव किया। बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि 10th के बाद क्या करें। समझिए एक चौराहे में खड़े होते हैं, फिर कहाँ जाएं, वहाँ से भी एक चौराहे में एक रास्ता हम तय करते हैं, फिर वहाँ से आगे फिर एक जंक्शन आता है कि कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। हालांकि आपकी दिशा, भले आपने एक कोर्स किया है, दिशा भी एक थी और उसी में आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और एक सवाल मेरा ये हो जाता है कि जो नॉर्मल सीए रहते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस करते हैं, आपने जो बताया, और एक कंपनी का जो ऑडिट करते हैं, तो अलग अलग अंतर रहता है दोनों में। और अधिकतर हम देखते हैं कि जो बाहर के सीए हैं वो भी जाते हैं कंपनी अलग अलग ऑडिट करने के लिए। तो कंपनी में रह कर के ऑडिट करना और कंपनी के बाहर रह कर के ऑडिट करना, ये कितना अंतर रहता है इसमें? कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है? देखिए, सीए के लिए क्या है, फील्ड काफ़ी फील्ड है और वो हर जगह काम कर सकते हैं। और लोगों का ये मानना है कि वो सिर्फ फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट, ये हमारी एक धारणा बन गई है कि सीए बोले तो इनकम टैक्स से जोड़ दो, सीए बोले तो ऑडिट से जोड़ दो। ये धारणा गलत है। सीए एग्रीकल्चर में भी अच्छा काम कर रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, और सीए का जो वैल्यूएशन जो होते हैं बिजनेस के वैल्यूएशंस, उसमें अच्छा काम कर रहे हैं। तो सीए का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा हो चुका है। जो ऑडिट है, अकाउंट्स है, इनकम टैक्स है, ये बहुत ट्रेडिशनल है। और जो नए सीए जो आ रहे हैं वो और भी एरिया में कोशिश कर रहे हैं और सफल भी हो रहे हैं। और जहाँ तक अब बात रही ऑडिट की, तो एक्सटर्नल ऑडिट जैसे हमारे जो लॉज है, जैसे इनकम टैक्स एक्ट है या फिर आपका कंपनीज एक्ट है, तो ये सब चीज़ों में प्रोविजंस रहते हैं कि आपको बाहर का ऑडिटर अपॉइंट करना है कि आपको खुद इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो कंपनी की साइज़ और जो बहुत सारे प्रोविजंस रहते हैं उसके बेस पे डिसाइड होता है। तो जो बाहर के ऑडिटर्स रहते हैं, जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स है, आपके इंटरनल ऑडिटर है, तो इंटरनल ऑडिटर आपके बाहर के भी हो सकते हैं और कंपनी के भी हो सकते हैं। लेकिन जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स रहते हैं, ये जो ऑडिटर्स रहते हैं, ये हमेशा बाहर से ही आएंगे। बाहर से जो प्रैक्टिशनर्स रहते हैं वो आके ऑडिट करते हैं और इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है। उसी तरह के कॉस्ट ऑडिट होती है। जो लोग कॉस्ट ऑडिट के दायरे में आती, जो भी कंपनीज, तो उनका कॉस्ट ऑडिट होता है। तो जो कॉस्ट ऑडिट है ये भी प्रैक्टिशनर रहते हैं। कंपनी में खुद के अपने इंटरनल ऑडिटर होते हैं, प्री ऑडिटर होते हैं। ये अपने इंटरनल कंट्रोल के लिए जो इंटरनल फाइनेंस कंट्रोल IFCR, सो इसके लिए उन लोग काम करते हैं। तो 2 अलग अलग क्षेत्र हैं। और हम आपको बता दें, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर हरीश कुमार गुप्ता। आपसे हम बात कर रहे थे फाइनेंस के बारे में, और जो बाहर के प्रैक्टिशनर होते हैं और अंदर के होते हैं, इसके बारे में बात की। अभी आपने गाने की फरमाइश की, अकेले हैं तो क्या गम है, और जितने भी गाने आप फरमाइश कर रहे हैं सभी रोमांटिक गाने हैं। तो आप अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ बताना चाहें, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, कब शादी हुई? और एक ऐसा होता है कि फोकस कभी लोग कैरियर में करते हैं तो शादी लेट हो जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? शादी के बारे में तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब समय होता है तभी शादी होती है। पहली बात तो ये, आप प्रयास करते ज़रूर हैं, लेकिन एक उचित समय आता है और उचित साथी जब मिलता है तभी शादी होती। माध्यम हो सकता है कि अलग अलग हो, और बस यही है कि जब भी आप साथी चुने तो अपने आप को भी थोड़ा देख ले कि आप किस लायक हैं और उसके हिसाब से साथी ढूंढे, तो कम से कम आगे की जो ज़िंदगी है आपकी खुशहाल रहेगी और आप लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं जैसे हम जी रहे हैं। अधिकतर कहते हैं कि जो गृह मंत्री होते हैं घरेलू जीवन में, वही फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं। आपके साथ कैसा होता है? नहीं, हमने उनको क्या है कि
अब सारे मिनिस्टर वो है, अब सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर हम हैं, बाकी सारे मिनिस्टर वही है। तो घर में हमें बोला कि स्थिति आप फाइनेंस छोड़ दो, हाँ। बाकी आप जो मिनिस्टर बनना चाहो हम सब आपको प्राइम मिनिस्टर बना के रखे, तो फाइनेंस मिनिस्टर तो बहुत छोटी चीज़ है। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बात बताई। और फिर हम मुद्दे पर आते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में आते हैं। जीएम मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट में जीएम होते हैं, तो आपने बहुत जगह काम किया, एक्सपीरियंस हुआ, फिर वहाँ से जीएम बनने तक का आपका सफ़र रहा। तो यहाँ तक आने के लिए आपने अलग अलग जितनी जगह काम किया, उन कामों में और इस काम में कितना अंतर आप देखते हैं? देखिए, सफल होने के लिए सबसे पहली जो ज़रूरत होती है कि आप में उत्साह होना चाहिए, और दूसरी बात है आप में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी जगह पे किसी भी समय और किसी भी तरीके से आप काम करने के लिए तैयार है। ये सफलता का सबसे बड़ा राज है। जो हमने शुरुआत की थी तो पहले तो हम होम टाउन में थे, फिर उसके बाद में रिमोट लोकेशन धर्माद में मैंने काम किया है, माइथन पावर लिमिटेड जो टाटा और डीवीसी का जॉइंट वेंचर है। तो एकदम रिमोट लोकेशन है, आए दिन हड़ताल होती थी। हम लोग सुबह 7 बजे घर से निकलते थे, रात के 8-9 बजे वापस आते थे, प्रोजेक्ट में था। फिर उसके बाद जब प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो फिर हमने पूरे सिस्टम वहाँ पे बनाए, और उसके बाद में प्लांट अच्छे चलने लगा। फिर मेरे कार्य को देखते हुए मुझे हेड ऑफिस ट्रांसफ़र किया गया। हेड ऑफिस हमारा मुंबई में था, तो मुंबई में भी मैं अलग अलग लोकेशन में काम किया हूँ। अंधेरी में काम किया हूँ, धारावी में काम किया हूँ, फोर्ट में जो बॉम्बे हाउस है वहाँ काम किया हूँ, और अलग अलग रोल में काम किया। एज ए बिजनेस एनालिस्ट काम किया हूँ, एज ए ग्रुप हेड काम किया हूँ, और जो प्रोक्योरमेंट टीम है, जो कमर्शियल टीम के साथ में जो ग्रुप लेवल पे एज ए सीपीसी मेंबर जो है वो भी मैंने काम किया हुआ है। फिर मैंने एज ए सीएफओ भी काम किया हुआ है। जब जेएसडब्ल्यू में आया, मैं पोर्ट में था। मेरी जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप में शुरुआत पोर्ट से हुई है, जो मेरे लिए एकदम नया था। पोर्ट हम तो कभी एक वेसल भी नहीं देखे थे कि वेसल कैसा होता है, मतलब साक्षात नहीं देखे थे। वीडियो में तो हर कोई देखा होगा, लेकिन कैसा होता है, उसमें हैचेस रहते हैं, क्रेन्स रहते हैं, कैसे वो सिस्टम काम करता है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप जिस क्षेत्र में भी काम करते हैं, अगर आप उसकी गहराइयों में नहीं जाएंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आप अगर सीए भी हैं तो आप जिस बिज़नेस में उस बिज़नेस की जानकारी नहीं है तो आप सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि आप दूसरों का दर्द अगर महसूस नहीं कर सकते हो तो आप दूसरों को समाधान कैसे दे सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही आपने। और आपने अलग अलग क्षेत्र में काम किया, कौन सा ज़्यादा आसान लगा? सीखने को तो हमेशा रहता है, मगर एक समय आता है कि लोगों लगता है कि हाँ ये बहुत बढ़िया काम है, शुरुआत में मैं सीख रहा था, इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज होती है। तो सबसे बेहतर इन कामों में से कौन सा काम लगता है आपको? मैं जब टाटा में काम किया तो मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला। वहाँ पे अलग अलग डोमेन में मैंने काम किया है, सो काफ़ी मेरी वहाँ लर्निंग हुई है। यहाँ पे भी मतलब यहाँ पे लीडरशिप क्वालिटी जो डेवलप के लिए मुझे यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, और मिली भी हैं पहले भी। सो हर जगह आपको अलग अलग चीज़ें मिलती है, आपको देखना है उसमें से क्या अच्छी चीज़ है और कैसे आप आगे बढ़े। हर जगह सेम नहीं रहेगा, आपको उसमें से जो अच्छी चीज़ निकाल के आपको आगे बढ़ना है। चैलेंज लेने कोई भी इंसान हो, अगर चैलेंज लेने से हिचकिचाएगा नहीं तो ज़रूर वो एक दिन वो सफल बनेगा। क्या बात, बहुत बढ़िया बात कही आपने। सीखने को भी हमेशा लोग कहते हैं कि सीखना एक प्रक्रिया है निरंतर जो चलती रहती है, और आप चाहते भी हैं सीखना और लोगों को प्रेरित भी करते हैं सीखने के लिए। और जब हम सीखने की बात आती है तब हम आजकल के बच्चों की बात करते हैं, नवयुवक की बात करते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं क्या लें क्या ना लें। आप तो 2 महीने में पता कर लिए, लोगों की उम्र बीत जाती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, मगर सबसे ज़्यादा लेते हैं स्ट्रेस। करना है नहीं करना वो तो बाद का काम है। तो स्ट्रेस को कैसे आप कम करते हैं? यदि हो जाता है तो कैसे अपने आप को ठीक ठाक बना लेते हैं, मनोरंजन के जरिए या फिर कुछ ध्यान के जरिए? और या कभी कभी ऐसी समस्या आती है कि टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप अपनी टेंशन मिटाने के लिए क्या करते हैं? नहीं, देखिए, जो टेंशन, एक जो स्ट्रेस, टेंशन, ये जो वर्ड है, ये हर किसी की ज़िंदगी में आजकल बहुत कॉमन हो गए। लेकिन जहाँ तक आप करियर की बात बोलेंगे तो मेरा ये मानना है कि किसी को देख के आप अगर अपना करियर सेलेक्ट कर रहे हैं वो गलत है।
आप देखिए आपको क्या करना है, आपको किस में इंटरेस्ट आ रहा है या रुचि आ रही है, क्योंकि आजकल हर फील्ड बहुत टफ हो गई है। आप कोई ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चीज़ ये सोचेंगे कि सरल है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो कोई भी चीज़ सरल नहीं है। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट है या रुचि है, आप उसमें आप जाइए, मेहनत कीजिए और उसका कोई विकल्प मत रखिए। आप जब विकल्प रखना चालू करते हैं कि ये नहीं होगा तो ये करेंगे, ये नहीं होगा तो ये करेंगे, तो आप कभी भी कहीं पे भी सफल नहीं हो सकते। एक जैसे अर्जुन ने सिर्फ मछली की आंख देखी थी, तो हमें भी सिर्फ वही अपना टारगेट देखना है। दूसरा रहा, जो आप नॉर्मल ज़िंदगी में भी आप देखेंगे तो हर किसी को अलग अलग तरीके के स्ट्रेस परेशानी आती है, तो पढ़ाई में भी वो सब चीज़ें आती हैं। तो एक पार्ट एंड पार्सल है, उसको आदमी को या जो भी बच्चे हैं उनको उसको इस तरीके से लेना चाहिए कि भाई चलो ये तो होगा, हमें इसको कैसे कम आउट करना है, उनको ही सॉल्यूशन ढूंढना है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम दूसरों का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि बेस्ट जज आप खुद हैं और कोई दूसरा नहीं है। आप ही अपनी तकलीफ़ बहुत अच्छे से बता सकते हैं और आप ही अपनी तकलीफ़ को बहुत अच्छे से दूर भी कर सकते हैं। लोग आपका सहारा बन सकते हैं लेकिन विकल्प नहीं बन सकते। क्या बात, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और अधिकतर जब भी लोग सीए का कोर्स करने जाते हैं, ये हम देखे हैं, कई लोगों से सुना भी है, बीच में ड्रॉप कर देते हैं बच्चे। तो क्या चुनौतियाँ आती हैं जिसकी वजह से बीच में उन्हें छोड़ना पड़ता है? कहते हैं कि ये समुद्र है, इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यदि आप पार कर लिए तब तो फिर खुशी ही खुशी है। नहीं, देखिए खुशी क्या होता है कि मैं अधिकतर लोग को देखा हूँ, जो भी इनिशियली जब कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उनके मन में ये भाव आ जाता है कि अगर कोई सीए ज्वाइन किया या कोई एमबीबीएस ज्वाइन किया तो पहले उनके मन में आता है कि हम डॉक्टर हो गए। वो बिहेव ऐसा करना चालू करते हैं। पहला तो ये सब चीज़ त्यागना चाहिए, क्योंकि आप आज की डेट पे जीरो हो। आप सिर्फ एक पढ़ाई कर रहे हो, उस एक लंबी दूरी आपको तय करनी है, फोकस उसमें कीजिए। तो एक होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है, या आप एक अलग ही ऑरा में रहते हो कि मतलब आपको पहले से लगने लगता है कि आप सफल हो या आप हो गए हैं। तो ये सब चीज़ छोड़ के आपको सिर्फ फोकस ये करना है, हमें मेहनत अच्छी करनी है। और दूसरा जो मैंने पहले भी कहा है कि आप पहले डिसीजन जो ले रहे हैं पहले 4 बार सोचिए, और एक बार जो डिसीजन लिया ना तो फिर वो डिसीजन आपका है और वो डिसीजन आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस डिसीजन को जस्टिफाई करना। बहुत बढ़िया बात बताई आपने कि जो आपने जिम्मेदारी ली है, जो डिसीजन लिया है, उसको जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और कभी कभी होता है कि हम बनना कुछ और चाहते हैं, बन कुछ और जाते हैं, तो वो काम अच्छे से नहीं हो पाता है। और जैसा कि सीए का एक कोर्स कठिन होता है, कितने साल का कोर्स होता है? ये नॉर्मली 3 साल का कोर्स रहता है। और आप बहुत सारे कोर्स जो आपने कहा फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कितने अटेम्प्ट मिल सकते हैं इसमें? नहीं, इसमें तो ऐसे भी केसेस है 55 साल की उम्र में भी लोग सीए क्लियर किए हैं। तो लेकिन जो दिल में आग रहती है, दिल में आग होना बहुत ज़रूरी है। अब ये आग किस तरीके से काम करती है वो तो एक जो कर रहा है वही बता सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया आप बात बता रहे हैं। और आपने एमबीए भी किया जी। तो सीए बनने के बाद एमबीए करना ज़रूरी रहता है, या फिर हम कर लिए हैं तो उससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखिए, एमबीए का ज़रूरी नहीं कि आप एमबीए करें। सीए एक कोर्स है जो सब कुछ आपको सिखाता है। एमबीए हमने इसलिए कर लिया कि चलो भाई कुछ मैनेजमेंट के जो स्किल्स है थोड़ा हमको भी आ जाए, और दूसरा है कि क्योंकि हमारे इंटर्नशिप और सारी चीज़ हो गई थी, तो साथ ही साथ अगर कर रहे हैं कुछ और चीज़ हम लर्न कर रहे, क्या है आपको जो लर्निंग है, सीखने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जो मिल जाए वो सीख लीजिए, कभी ना कभी तो काम आएगा ज़िंदगी में। आज हमें काम आता है वो चीज़, जब आज में हम जीएम है, आगे चल के और भी बढ़ेंगे तो मैनेजमेंट स्किल जो हम पढ़े हैं आज उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें मौका मिलेगा, ये हमें काम आएगा ये जो पढ़ाई की है। और आपने धरातल की बात कही, तो एक होता है किताबी ज्ञान, फिर वो होता है उसका प्रैक्टिकल ज्ञान। तो किताबी ज्ञान और प्रैक्टिकल ज्ञान दोनों अलग अलग होते हैं। पढ़ते तो हम जब हैं तो ऐसा लगता है सब बहुत सहज तरीके से होगा, मगर जब प्रैक्टिकल में जाते हैं तो बहुत सारा अंतर देखते हैं। आपको दोनों प्रकार का ज्ञान है, तो कितना अंतर आ जाता है दोनों में? अंतर तो बहुत रहता है। जैसे आपको जो पढ़ाया जाता है बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है, जो कोई भी आप देखा जाएगा, लेकिन एक्चुअल ज़िंदगी में आप जो काम करते हैं
उसका मुझे लगता है कि 5% भी होगा तो बड़ी बात है। जितना पढ़ाया जाता है, चाहे कोई इंजीनियर हो, कोई सीए हो, कोई भी हो, कोई भी प्रोफेशन में देखा जाए, इवन द जो एमबीबीएस है, पढ़ाया बहुत जाता है, लेकिन जो आप एक्चुअल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसका 5% ही रहता है। अच्छा, तो मेरा सरकार से ही रिक्वेस्ट है कि कोर्स को थोड़ा और इस तरीके से बनाया जाए कि जिसको जो करना है उसमें स्पेशलाइजेशन ले, ना कि सब कुछ पढ़ के किसी लायक ना रहे। हाँ, एक कहावत भी है कि एक साथ है सब सद है, सब साथ है सब जाए। और हवाएं हमें ले आई हैं प्रोग्राम के अंत में। समय कब निकल गया आपसे बातचीत करते करते हमें पता ही नहीं चला। सीखने को बहुत कुछ मिला। आपको रेडियो धूम के माध्यम से बहुत सारे उद्यमी हैं जो सुन पा रहे होंगे, स्टूडेंट्स हैं जो सुन पा रहे होंगे, तो जो व्यापारी हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो भी व्यापारी है, व्यापार से जुड़े हैं, देश की जो अर्थव्यवस्था में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो पहले व्यापारियों को उतना वेटेज नहीं मिलता था आज की डेट पे, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है कि जो व्यापार अगर अच्छा रहेगा तो देश अच्छा रहेगा। और जो अभी स्टार्टअप है, जो स्टार्टअप नया चालू हुआ है, भारत सरकार ने भी इसको प्रोत्साहन दिया है और स्कीम भी लॉन्च की है, स्टार्टअप इंडिया करके। सो इसमें नए नए बच्चे जो आ रहे हैं और अच्छी अच्छी जगह से पढ़ के नौकरी ना ज्वाइन करके बिज़नेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक या उद्यम जो है वो मार्केट में काफ़ी आ रहा है। और लोग अब उसको उस निगाह से नहीं देखते हैं कि पहले ये था कि अरे बिज़नेस करता है तो, और अगर कोई बिज़नेस करता है और कोई सर्विस करता है तो लोग प्रेफर सर्विस वाले को करते थे। आज की डेट पे लोग बिज़नेस वाले को भी उतना वेटेज देते हैं और बिज़नेस भी आजकल बहुत एडवांस हो गया है और टेक्निकल स्किल उसमें भी चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने। और अधिकतर शादी ब्याह में देखते हैं लड़का क्या करता है तो बोले नौकरी करता है, तो ठीक है, बोले क्या करता है, बोला व्यापार है, दुकान है, तो काहे की दुकान है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल। और जो स्टूडेंट्स सीए बनना चाहते हैं, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, पहले एक बार आप बैठ के सोचिए कि आपको सीए करना है, और अगर करना है तो फिर आप सब चीज़ छोड़ दीजिए, सिर्फ सीए कीजिए बस। क्या बात, सब साध है, एक साध है, सब सद है, सब साध है, सब जाए। और आपने फोकस करने की बात कही, तो बच्चे फोकस करना चाहते हैं, मगर कभी कभी ऐसा रहता है पेरेंट्स खुद जो चीज़ नहीं बन पाते हैं बच्चों के ऊपर थोप देते हैं कि बच्चे अब आप बन के बताओ, जो आपका पिता नहीं कर पाया वो आप करके बताओ। तो आप उन पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? मैं उन पेरेंट्स से यही बोलना चाहूँगा कि आप दबाव में तो कुछ वक्त बच्चे से आप करवा सकते हैं, लेकिन वो बच्चा आगे जाके उसका जो करियर है और उसका जो जीवन है आप पेरेंट्स ही ख़राब कर रहे हैं, और हो सकता है कि आगे जाके वो कोई गलत डिसीज़न भी ना ले ले। तो मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसे जो भी पेरेंट्स दबाव डाल रहे हैं बच्चों पे, कृपया ना डालें, और जो बच्चा चाहता है उसके मुताबिक उनको एक अवसर दे कि वो जिस क्षेत्र में जाना चाहते जाएं और पूरी फैसिलिटी दे। कोचिंग की एक होड़ मची हुई है, सेल्फ स्टडी लोग कम करते हैं, तो कितना करना चाहिए कोचिंग? यदि नहीं कर पाते हैं, कोई सेल्फ स्टडी करते हैं, तो क्या उनके पास स्कोप है कि सेल्फ स्टडी से भी वो सीए बन सकते हैं? देखिए, कोचिंग एक मार्गदर्शन है। आपको ये कोचिंग से आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है या समझना है, वहाँ तक के लिए ठीक है, लेकिन कोचिंग सब चीज़ कराएगा ये गलत धारणा है। आपको मेहनत, सेल्फ स्टडी तो पहला बेसिक है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर में कोचिंग है। या कोचिंग आप चाहो तो, जैसे मैंने CICWE किया तो मैं सेल्फ स्टडी से किया हूँ। अच्छा। लेकिन मैं ये नहीं बोलता कि हर कोई सेल्फ स्टडी कर सकता है। आप कोचिंग का सहारा मार्गदर्शन के लिए लीजिए कि वो आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं, सिर्फ गाइडेंस के तौर पे आप अगर लेते हैं तब तो ठीक है। आप ये सोचेंगे कि हमने इतना पैसा दिया है और सब कुछ समर्पित कर दे कि कोचिंग हमको CA बनाएगा या MBA बनाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोचिंग फेल है, तो वो गलत चीज़ है। मार्गदर्शन के लिए ही कोचिंग रहता है और उसको उसी तरीके से ही लिया जाना चाहिए। कोचिंग केवल एक विकल्प है, ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और रेडियो धूम में आकर के आपको कैसा लगा? मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि मेरा एक सेकंड होम है ये। अच्छा। रेडियो धूम। धन्यवाद
आपका मुझे बुलाने के लिए। चलिए, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी भी दी, जो जानकारी हो सकता है हमारे श्रोताओं के कभी ना कभी काम ज़रूर आएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, ये था आज का प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द डे, जिसमें आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे मिस्टर हरीश कुमार गुप्ता। आपने बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी दी, फाइनेंस की जानकारी दी, स्टूडेंट्स के लिए बताया कि आपको क्या करना चाहिए, फोकस अच्छे तरीके से रखना चाहिए। पेरेंट्स के लिए भी आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताई और उम्मीद है आज आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और गुप्ता जी के पसंद के गाने भी आपको पसंद आए होंगे। तो साथियों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे यानी अपने दोस्त आरजे राघव को दीजिए अनुमति। मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी प्रोग्राम में। और हम आपको बता दें, आज के प्रोग्राम में तकनीकी सहयोग रहा दीपक का, इसके प्रस्तुत करता थे रमा शंकर शुक्ला। मगर आप अभी कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए रेडियो धूम 89.6, क्योंकि आपके मनोरंजन की जिम्मेदारी अब है हमारी। नमस्कार।